अब नेक्स्ट आता है पुंकेसर। पुंकेसर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि इसमें एक तो एंथर होता है, कनेक्टिव होता है और फिलामेंट होता है। तो तीन जगह पर ये विभाजित होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर मतलब परागकोश, कनेक्टिव मतलब योजी और फिलामेंट में पुंतंतु। तो इन 3 भागों से मिलकर 3 भागों में विभाजित होता है पुंकेसर या स्टैमेन। अब एंथर की संरचना देख लेते हैं। पूरा एंथर 2 पालियों में विभक्त होता है, 1 पाली और 2 पाली। 2 पालियों में विभक्त होता है और प्रत्येक पाली में 2 पोलन सेक होते हैं, या पोलन सेक को दूसरा नाम क्या परागकोश भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानियाँ भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इस प्रकार पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर 4 परागकोश या पोलन सेक पाए जाते हैं। अब इन पोलन सेक के स्ट्रक्चर का जो है विकास कैसे होता है कि सबसे स्टार्ट में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब विभज्योतिक ऊतक या विभज्योतिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें विभाजन के फलस्वरूप आर्की स्पोरियल सेल्स बनती हैं। ये आर्की स्पोरियल सेल्स जो होती हैं इनके कोशिका द्रव्य का इनकी कोशिका द्रव्य में जो कोशिका द्रव्य जो है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, बाकी कोशिकाओं की अपेक्षा काफ़ी गाढ़ा कोशिका द्रव्य होता है। आर्कीस्पोरियल सेल में जब विभाजन होता है तब 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका को प्राइमरी पैराइटल सेल्स भी कहते हैं और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं। प्राइमरी भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल्स में एंटीक्लाइनल तथा पेरिक्लाइनल क्लाइनल 2 प्रकार के पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 से 5 स्तरीय स्ट्रक्चर या 4 से 5 स्तर बन जाते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो संरचना बनती हैं वो होती हैं एंथर की बाल बनती हैं या दीवारें बनती हैं। उनमें कौन से भाग होते हैं? टोटल 4 भाग होते हैं। एंथर की दीवार में 4 भाग होते हैं और चारों का में सबसे बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, जो कि एक ही लेयर की बनी हुई होती है। उसके अंदर की जो द्वितीय स्तर होता है वो एंडोथीसियम की होती है। एंडोथीसियम की स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसके अंदर मध्य स्तर की कोशिकाएं होती हैं। ये तीसरे लेवल का स्तर है। और चौथे नंबर का स्तर जो है, जो सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है, टैपेटम का स्तर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य स्तर और टैपेटम, ये 4 प्रकार की स्तर इसमें बनते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप। एपिडर्मिस एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है। सबसे बाहर की त्वचा होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है और एक कोशिकीय होती है केवल। ठीक है, और इसमें एंटीक्लाइनल विभाजन होता रहता है। एपिडर्मिस में एंटीक्लाइनल विभाजन होता रहता है। इसके नीचे आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो लेयर होती है ये एक कोश की परत होती है, ये भी एक कोश की ही परत होती है। ये ठीक नीचे पाई जाती है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। और परागकोश के परिपक्व होने पर फटने वाले स्थानों पर कोशिका भित्ति पतली रह जाती है। एंडोथीसियम की जो लेयर है, जहाँ पर परागकोश फटता है, जिस स्थान पर परागकोश फटता है, जैसे कि स्टोमियम, उसे स्टोमियम कहते हैं, ऐसे स्थानों पर एंडोथीसियम की लेयर नहीं होती है या बहुत ही ज़्यादा पतली होती है या नहीं होती है। तो ये जो हेल्प करती है, एंडोथीसियम की लेयर जो हेल्प करती है परागकोश के फटने के लिए, परागकोश के स्फुटन के लिए, डेहाइसेंस के लिए में हेल्प करती है एंडोथीसियम की लेयर। स्टोमियम जो होता है, इस जगह पर एंडोथीसियम की लेयर नहीं पाई जाती है। एंडोथीसियम की लेयर में तंतु में अरीय स्थूलन पाया जाता है, अंदर की सतह पर पाया जाता है, और जबकि स्टोमियम वाले भाग पर अरीय स्थूलन नहीं पाया जाता है। तो स्टोमियम वाले भाग पर तो अरीय स्थूलन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंडोथीसियम की कोशिकाओं में बाकी स्थानों पर अरीय स्थूलन पाया जाता है। इसके बाद आती है मध्य स्तर की रेखा।
मध्य स्तर की जो रेखा होती है, मध्य लेयर जो है, मध्य परतें जो हैं, ये 3 से 5 वर्गाकार कोशिकाओं की परतें होती हैं। 3 से लेकर 5 कोशिकाएं हो सकती हैं। मोस्टली ये एक ही स्तर की होती हैं और वैसे ये 3 से 5 कोशिकाओं की भी होती हैं। एंडोथीसियम की भीतर की तरफ होती हैं और परिपक्व होने पर परिपक्व परागकोश में ये परतें गल जाती हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से डिहाइसेंस के रूप के स्फुटन के करीब होता है, तब ये कोशिकाएं जो है, मध्य स्तर की कोशिकाएं गलकर नष्ट हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, गल जाती हैं। इसके बाद आता है टेप्टम। टेप्टम एक कैसा है? टेप्टम एक ऐसी लेयर है जो विकास करते हुए विकसित परागकोश को भोजन प्रदान करता है, और टेप्टम के लेयर, ठीक है। टेप्टम लेयर कैसे होती है? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटी हुई एक परत होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीच में हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं, इनसे सटी हुई, सबसे सटी हुई जो लेयर होती है, इसी को टेप्टम लेयर कहते हैं। इनमें, इनकी कोशिकाओं में, टेप्टम की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? जिससे कि अधिक से अधिक डीएनए बन सके हो। इसमें अधिक डीएनए होने का फ़ायदा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनेंगे, और ये प्रोटीन जो है, यही बीजाणु जनन कोशिकाओं को, बीजाणु मात्र कोशिकाओं को दिया जाता है, जिससे कि उनसे बीजाणुओं का विकास हो सके। तो बीजाणुओं के विकास के लिए जो भोजन है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन अधिक से अधिक चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक डीएनए होना चाहिए, और अधिक डीएनए तभी होगा जब केंद्रक ज़्यादा होंगे। इसलिए टेप्टम की लेयर में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या हुआ कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम टेप्टम का होता है। इसके बाद आता है पराग प्रकोष्ठ या पोलन सेक। तो पोलन सेक जो होते हैं, इसमें पोलन सेक, इसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, जो बीजाणु को निर्माण करती हैं, या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ये, इनमें मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यह माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। इसमें एक बात और बतानी रह गई कि टेप्टम जो लेयर होती हैं, ये टेप्टम 2 प्रकार की टेप्टम की लेयर होती हैं। एक तो होती हैं जो सिक्रीटरी होती हैं, श्रावी टेप्टम कहलाता है, और एक होती हैं अमीबीय टेप्टम, जो अमीबीय आकार का होता है, अमीबीय टेप्टम, ठीक है। तो अमीबीय टेप्टम होता है, और एक होता है श्रावी टेप्टम, जिससे श्रावण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनके अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, या पोलन ग्रेन्स, या पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर जो बनते हैं, ये टेट्राड के रूप में बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। पहला तो है, अब ये होते हैं 5 प्रकार के, और माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु टेट्राड चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है टाइप, वो है रेखिक, लीनियर या रेखिक। इसमें क्या ऐसा होता है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, इस प्रकार के चारों माइक्रोस्पोर इस प्रकार से लगे रहते हैं, 4 एक साथ लाइन में, लीनियर लाइन में लगे रहते हैं। समद्विपार्श्विक, दूसरा होता है समद्विपार्श्विक, आइसोबाइलेटरल,
आइसोबाइलेटरल में कैसा होते हैं कि इस प्रकार के चारों लगे रहते हैं, जो एक साइड से चारों दिखाई देते हैं, एक तरफ से चारों दिखाई देते हैं, ऐसे आइसोबाइलेटरल कहते हैं इसे। इसके बाद आता है तीसरा चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि एक तरफ से जब भी देखेंगे तो उसे 3 ही दिखाई देंगे और होते 4 हैं, एक पीछे की साइड में होता है, इसलिए ये सामने से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, चतुष्फलकीय कहते हैं। अगला आता है टी शेप्ड। टी शेप्ड, इसमें 2 तो होते हैं हॉरिजॉन्टल और 2 होते हैं लीनियर। तो इस प्रकार ये टी शेप्ड चतुष्क भी पाया जाता है। 5वां और आखिरी प्रकार का होता है क्रॉसित। क्रॉसित, क्रॉसित का मतलब हो गया डेक्यूसेट। डेक्यूसेट, क्रॉसित या डेक्यूसेट। तो ये क्रॉसित या डेक्यूसेट जैसे होता है, उसमें कैसा होता है, ये इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से लगे होते हैं क्रॉसित या डेक्यूसेट में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया टेट्राहेड्रल हो गया, रेखीय हो गया, आइसोबाइलेटरल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, टी आकार टी शेप्ड हो गया और डेक्यूसेट हो गया। इसमें ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो आइसोबाइलेटरल जो हैं वो होते हैं मोनोकॉट में, और जो टेट्राहेड्रल होते हैं चतुष्फलकीय ये होते हैं डाइकॉट में, डाइकॉट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ये चारों जो चतुष्क हैं ये चारों इकट्ठे रहते हैं, एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं और एक थैली में बंद रहते हैं, उसे हम पॉलिनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पॉलिनियम। इस तरह से पॉलिनियम बना होता है। इस पॉलिनियम में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके अंदर एकत्र रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसे कहते हैं पॉलिनियम। वैसे पॉलिनियम कहते हैं। ये पॉलिनियम आपस में एक दूसरे से कॉर्पस्कुलम लगा होता है। कॉर्पस्कुलम से जो पतला ये जगह जा रही है इसको कॉर्डिकल कहते हैं। कॉर्डिकल कहते हैं। कॉर्पस्कुलम से लगे रहते हैं पॉलिनियम और बीच में कॉर्डिकल होता है, और पॉलिनियम एक थैली जैसी है जिसके अंदर टेट्राड्स पाए जाते हैं। लघु बीजाणु इसके अंदर उपस्थित रहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जिनमें, जैसे ऑर्किड है, सदाबहार है, ऑर्किड है, मदार है, तो इनमें जो होते हैं चतुष्क इकट्ठे रहते हैं और पॉलिनियम बनाते हैं। तो ये उदाहरण, ये पॉलिनियम कहाँ कहाँ बनता है, ये बनता है कैलोट्रोपिस और मदार कहते हैं इसे। ऑर्किड और कैलोट्रोपिस को मदार कहते हैं। इनमें पॉलिनियम पाया जाता है। ये एग्जाम्पल में तो पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सम आइसोबाइलेटरल किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, टेट्राहेड्रल किस में होता है, डाइकॉट में होता है, प्लांट्स में होता है, और पॉलिनियम किस कहाँ पाया जाता है, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो टाइफा जो होता है पौधा, उसमें संयुक्त रूप से लगे रहती हैं, चिपके रहते हैं, साथ साथ चिपके रहते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। चारों जो चतुष्क हैं ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से लगे रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। किसमें, टाइफा में। टाइफा के अंदर एक साथ लगे रहते हैं और अलग नहीं होते हैं। अब ये परागकण है, पॉलन ग्रेन्स हैं,
परागकण जो है ये इसमें दो लेयर पाई जाती हैं। एक तो बाहरी परत जो कठोर होती है, एक आंतरिक परत होती है जो पतली होती है। बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं और आंतरिक परत को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन होती है ये दो लेयर में बटी होती है। सबसे बाहर की तरफ एक्सट्रैक्टाइन और अंदर वाली सेक्साइन और इंटाइन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है। एक्साइन में पोर पाए जाते हैं। एक्साइन के अंदर पोर पाए जाते हैं और इन पोरों को जर्म पोर कहते हैं। तो है ये बताऊँ कि एक्साइन में जर्म पोर पाए जाते हैं। एक्साइन में जर्म पोर पाए जाते हैं। एक्साइन को हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। इसे कहते हैं अंतःचोल। ठीक है। और एक्साइन में जर्म पोर पाए जाते हैं, इसे जनन छिद्र कहते हैं। हिंदी में कहते हैं जनन छिद्र। इसमें से इस जनन पोर में से इंटाइन बाहर की तरफ निकलती है, पोलन ट्यूब बनाती है। इंटाइन क्या है, इन जनन छिद्रों के बाहर से ही निकलती है, पोलन ट्यूब बनाती है। तो इंटाइन क्या बनाती है, पोलन ट्यूब। और जो इन जनन छिद्रों से बाहर की तरफ निकलती है। जनन छिद्र की बात आती है तो मोनोकोट में एक बीजपत्री जो होते हैं मोनोकोट, एक बीजपत्री पौधे और दो बीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री पौधों में ये एक होता है, केवल एक ही जर्मकोट पाया जाता है, जबकि डाइकोट में ये 3 जर्मकोट पाए जाते हैं। तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट में एक जनन छिद्र पाया जाता है, जिसमें से होती है पोलन ट्यूब बाहर की तरफ निकलती है। और पोलन ट्यूब जो है वो एंटाइन का ही मॉडिफिकेशन होती है, एंटाइन का से ही बनती है। रेननकुलस एक ऐसा पौधा है जिसमें 15 से लेकर 30 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं। नोट करके लिख लीजिए ये वाली बात कि रेननकुलस में 15 से 30 जर्मपोर पाए जाते हैं। रेननकुलस में 15 से 30 जर्मपोर पाए जाते हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि एक्साइन जो होता है, एक्साइन का निर्माण जो होता है स्पोरोपोलेनिन नामक बहुत ही कठोर सब्सटेंस होता है। स्पोरोपोलेनिन से होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है, एक्साइन का निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से इस एक्साइन का निर्माण होता है। तो अब दोबारा से देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है परागकण दो बाहरी परत होती है, आंतरिक परत होती है। बाहरी परत को एक्साइन या बाह्यचोल कहते हैं, आंतरिक परत को इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। बाह्य परत जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये बहुत ही कठोर भाग होता है और किसी से भी गलता नहीं है, किसी से भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एक्साइन भी दो भाग होते हैं। बाहर की तरफ एक्सएक्टाइन होता है, एक्सटेक्साइन होता है और भीतर की तरफ सेक्साइन होता है। सेक्साइन भीतर की तरफ सेक्साइन, बाहर की तरफ एक्सटेक्साइन होता है। इन एक्साइन में
जर्मपोर पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। इन जनन छिद्रों में से बाहर की तरफ इंटाइन जो है इन जनन छिद्रों में से बाहर की तरफ पोलन ट्यूब बनाती हुई बाहर की तरफ निकलती है। जर्मपोर की बात आती है तो बता दें मोनोकोट में एक बीजपत्री पौधों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि डाइकोट में द्विबीजपत्री पौधों में पौधों के परागकण में 3 जन्मपोर पाए जाते हैं, 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। रेननकुलस जो प्लांट है इसमें 15 से लेकर 30 जर्मपोर पाए जाते हैं। रेननकुलस के परागकण में 15 से 30 जर्मपोर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है तो लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं।